लास्ट अपना टेस्ट हुआ था संडे को। पुराने बैच वालों के क्वेश्चन डले थे, नए वालों के पेपर में नहीं थे। नए के भी थे। चलो ठीक है फिर तो अपना कहां से था क्वेश्चन नंबर? फर्स्ट से ही है ना? ठीक है, सब कर लिए होंगे आपने, सब आसानी तो थे। ठीक है, देख लेते एक बार, अपन डिस्कस कर लेते हैं, कहीं कोई डाउट रहा हो तो क्लियर भी हो जाएगा। हाँ कर रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, पीछे वालों को पढ़ने में तो शायद नहीं, फिर भी नहीं आ पाएगा, मैं बोलूंगा तो पेपर तो आपके पास है ही वैसे, है ना? और पेपर तो हमेशा आपको लेके आना ही होता है जब तक आपके सर डिस्कस नहीं कराते। वैसे मैक्सिमम मंडे ट्यूसडे में सारे डिस्कस हो जाते हैं, क्योंकि कई बार कोई क्वेश्चन के आंसर की का भी होता है, तो सही आंसर उस पेपर के अंदर अपना टिक हो जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में ये आपका क्वेश्चन बैंक होगा आपके पास जब कभी आप रिविजन करोगे। और ये सारे पेपर्स बढ़िया से संभाल के रखना जितने आपके टेस्ट पेपर हो रहे हैं, ठीक है ना? चलो, केंद्रक के अलावा कौन से कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? सेंट्रियोल, गोल्जी काइट, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर क्या है? कोई खास बात नहीं, क्वेश्चन में बड़ा आसान सा, और ऐसे ही आ जाते हैं क्वेश्चन कई बार। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हार्ड ही पूछेगा, इजी क्वेश्चन भी अपने को पूछता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड। ठीक है, कई बार यहाँ पर लाइपोप्रोटीन पे भी आंसर लोग दे देते हैं, लेकिन जो मुख्य भाग है वो फॉस्फोलिपिड की आपकी दोहरी झिल्ली से बनी होती है, जहां पर फॉस्फोलिपिड के अणु होते हैं। और इस प्रकार से उस फॉस्फोलिपिड में कहीं कहीं प्रोटीन हो सकते हैं, लेकिन दोनों में से फॉस्फोलिपिड ज्यादा सही आंसर है। और अगर फॉस्फोलिपिड ऑप्शन में नहीं हो तो आंसर लाइपोप्रोटीन भी जा सकता है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड एक लिपिड है और उसके अंदर कहीं कहीं प्रोटीन भी होते हैं ना, उसमें थे प्रोटीन कहीं कहीं पे। तो अगर फॉस्फोलिपिड ऑप्शन में नहीं होता तो यहां पर आंसर आप क्या देते हैं? लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन, लेकिन ज्यादा सही मुख्य भाग है, प्रोटीन तो न के बराबर है। जो मेन है वो फॉस्फोलिपिड ही है। पादप कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका से अलग होते हैं? सब जानते हैं, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये ही है जो पादपों में है, बाकी चीजें जो है कोशिक। ठीक है, नहीं इसमें एक और आंसर भी जा रहा है, कोशिका भित्ति। बिल्कुल, यहाँ पर दो आंसर जा रहे हैं, तो इसके आपको आंसर की मैं करेक्शन करवा देंगे। कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही हैं जो पादप कोशिका में होते हैं और जंतु कोशिका में नहीं होते हैं, जबकि कोशिका झिल्ली और केंद्रक दोनों में कॉमन है, पादप में भी होंगे और जंतु में भी होंगे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया का हरित लवक में स्थल है। प्रकाशिक अभिक्रिया मतलब लाइट रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस की होती है वो कहां पर होती है? तो आंसर क्या किया जाएगा? ग्रेना, आपको लिखवा रखा है। ठीक है, और स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है? डार्क रिएक्शन, अप्रकाशिक अभिक्रिया का स्थल माना गया उसे। ठीक है, उसके अलावा अगला है प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग सबसे प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन पे डिपेंड करता है इस क्वेश्चन का हमेशा आंसर। जब ऑप्शन में आपको राइबोसोम की चर्चा अगर कहीं हो रखी होती तो वो बात अलग थी। ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन है लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, जिनका प्रोटीन संश्लेषण से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। अंतःप्रद्रवी जालिका, ये आपकी खुरदुरी वाली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम जुड़े होते हैं। ठीक है, वो अपने को ध्यान रखना है कि जो आपके रफ वाली खुरदुरी जो है वो प्रोटीन बनाने में काम में आ सकती है। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग नहीं किए, तो अंतःप्रद्रवी जालिका आंसर जा रहा है। गोल्जी काई का, माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोटीन से संबंधित काम नहीं है। लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया का भी काम प्रोटीन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या गया? अंतःप्रद्रवी जालिका। अगर यहाँ पर अंतःप्रद्रवी जालिका में दोनों ही दे देता RER SER, तो आंसर क्या देते हैं? RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, अगर ये अंतःप्रद्रवी जालिका ऑप्शन नहीं होता और राइबोसोम होता तो आंसर राइबोसोम चला जाता। राइबोसोम और RER दोनों होता तो फिर आंसर RER जाएगा, क्योंकि RER पे तो राइबोसोम है ही है, इसलिए वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है इस क्वेश्चन का आंसर। अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन का स्थल कहां पर है? तो मैंने आपको बताया था कि डीएनए से डीएनए का निर्माण और डीएनए से आरएनए का निर्माण जो है वो केंद्रक के अंदर ही पूर्ण हो जाता है, यानी कि रेप्लिकेशन
और ट्रांसक्रिप्शन दोनों ही केंद्रक में पूरे होते हैं, जबकि हमारा ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन संश्लेषण जो है वो कहां पर होता है? प्रोटीन संश्लेषण कहां होगा? केंद्रक के बाहर यानी कि कोशिका द्रव्य में, क्योंकि राइबोसोम होते ही कहां है? कोशिका द्रव्य में। तो कोशिका द्रव्य के अंदर आपका प्रोटीन संश्लेषण होगा, वो कहां होगा? तो राइबोसोम, राइबोसोम में भी तो कहां? फिर आरईआर, वो आप आंसर दे सकते हो। लेकिन केंद्रक में तीन प्रक्रिया जो है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, दो केंद्रक में पूरी हो रही है और तीसरी वाली यानी कि अंदर से क्या बन के बाहर आ रहा है? आरएनए। अंदर आरएनए बना, वो आरएनए बाहर आके राइबोसोम पे जाके प्रोटीन निर्माण करवा रहा है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी होती है? सेलुलोज से बनी किसकी नहीं होती है? जीवाणु की। हाइड्रिला में कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है। कैक्टस में पादप है तो आपके सेलुलोज की होगी। आम है तो सेलुलोज होगा क्योंकि पादप है। तो बड़ा कोई क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं, लेकिन हम कई बार हाइड्रिला कुछ नहीं नया सोच कर आंसर देने बैठ जाए, ऐसा नहीं हो। जब हम कई बार सोचते हैं, जब हमें नहीं पता होता है कि यार साला ये नहीं पढ़ा है, ये आंसर हो सकता है, वो भी हमारा दिमाग चलता है, ऐसा चलाते हैं ना ऐसा। नहीं, हाइड्रिला प्लांट नहीं होता है, हाइड्रा से संबंधित हो गया ये। हाइड्रिला प्लांट हो सकता है शायद कि अगर आपके हॉर्टिकल्चर में एक हाइड्रा है, वो तो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म में चला गया। ठीक है, हाइड्रिला शायद प्लांट होगा तो भी सेलुलोज ही है। ये अपने पढ़ने में नहीं आता नॉर्मली हाइड्रिला कहीं। ठीक है, तो हो सकता है प्लांट भी, लेकिन अपने पढ़ने में कहीं नहीं आता है। और अगर हाइड्रिला प्लांट है तो सेलुलोज है। ठीक है, ये तो क्लियर है। तो जीवाणु है जहां पर कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी हुई नहीं है। अगर यहां पर कवक होता तो कवक के में किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसकी बनी होती है? और कवक में अगर ओमाइकोटा या ओमाइसिटिस वर्ग की होती तो क्या होता? क्या होगा? सेलुलोज होगा। ठीक है, वो आपको और बताएंगे पैथोलॉजी। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होगी? क्यों भाई नहीं होगी? जीरो ही होगी ना, क्योंकि ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है और झिल्ली युक्त कोई भी कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि जीवाणु में नहीं पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पूछे, हरित लवक पूछे, ईआर पूछे, लाइसोसोम पूछे, गोल्जी बॉडी पूछे, सबका आंसर क्या जाएगा? जो भी कोशिका युक्त झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो सारे ही जीवाणु यानी कि प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते, इसलिए आंसर शून्य गया। ठीक है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाएगा भाई? सबसे बाहरी वार क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि कोशिका झिल्ली है उसके बाहर की तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है। टोनोप्लास्ट क्या होता है? रिक्तिका की झिल्ली को कहा जाता है, जो हमारा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका ईआर होती है, तो वो तो अंदर वाली संरचना है। लाइसोसोम कितने आवरण से घिरी संरचना है? अब क्वेश्चन को कैसे बोला? ये नहीं बोला कि कितनी झिल्ली, अब इसने बना दी 1 2 3 ऐसे ऑप्शन दे दिया। बाकी है क्या? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ठीक है, तो एक झिल्ली से ढका हुआ है, एक झिल्ली से घिरा हुआ है। बड़ा आसान सा। हो गए सारे? 10 में से 10 सबने सही कर लिए? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आसान सा था। और जरूरी नहीं कि हार्ड आते क्वेश्चन, सेल बायो से इजी भी आते हैं और आपको दे देंगे क्वेश्चंस। ठीक है, अपना आज और कल की क्लास में सेल बायो अपन पूरा कंप्लीट ही कर देंगे। डिवीजन पे अपन आ रहे थे शायद, है ना? ठीक है, तो लास्ट अपन पढ़ चुके थे कोशिका चक्र की बात, शायद शुरू कर दी थी अपन ने। ठीक है, डायग्राम पे बनाया था अपन ने। ये आपको पिछली क्लास में कुछ अपना पेनड्राइव नहीं चलाता तो क्रोमोसोम के डायग्राम नहीं दिखा पाए थे, है ना? अपन ने बनाया अपन ने डायग्राम क्रोमोसोम का, तो एक बार दिखा देते हैं कि जो अपन ने पढ़ी वो चीजें सारी इसमें एक नहीं है।
तो यहां पर जैसे ये डायग्राम देखोगे तो ये सेंट्रोमियर, सबको पता है गुणसूत्र बिंदु भी कहते हैं, जहां पर एक क्रोमेटिड दूसरी क्रोमेटिड दोनों जिस बिंदु पे जुड़ी उसे सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्रोमोनिमेटा या क्रोमोनीमा अपन ने कहा था कि गुणसूत्र के अंदर जो कुंडलित धागेनुमा संरचना होती है उसे क्रोमोनीमा या क्रोमोनिमेटा, वो एक वचन बहुवचन वाले शब्द है, दोनों का मतलब एक ही है, तो ये क्रोमोनीमा हो गया। मैट्रिक्स, इसके अंदर की जगह को अपन ने क्या कहा था, मैट्रिक्स, और इसके आवरण को अपन ने पेलिकल कहा था, जो यहां लिखने रखा है। इस आवरण को क्या कहते हैं, पेलिकल, लिखा भी होगा शायद कहीं, ठीक है, जहां भी लिखा है देख लेंगे। उसके अलावा ये लिख रखा है पेलिकल, है ना। दूसरी बात, इसमें से दोनों की जगह एक को डायग्राम में दिखाया, दो क्रोमेटिड से एक क्रोमोसोम बना हुआ है, एक को दिखाया, तो यहां पर अपन ने कहा था कि गुणसूत्र का अंतिम छोर जो होता है चारों ही तरफ का, उसे क्या कहते हैं, टीलोमियर। टीलोमियर मतलब अंतिम तटस्थ क्षेत्र, जो बिल्कुल जैसे मेरा हाथ है, मेरे हाथ का ये अंतिम छोर है, तो ये एक तरीके से गुणसूत्र के लिए क्या कहलाएगा, टीलोमियर कहलाएगा। ठीक है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कुछ गुणसूत्रों में पाया जाता है, बताया था अपन ने, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन देखो ऊपर भी और नीचे भी है, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से कुछ आपको गुणसूत्र का थोड़ा भाग अलग से प्रतीत होता है, जिसको बोलते हैं सैटेलाइट। लिखा अपन ने, सैटेलाइट अपन ने लिख रखा है। क्रोमोनिमेटा इसके अंदर भी है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को ही सेंट्रोमियर कहा जाता है, अपन ने लिख रखा है। तो ये सारी बात, ये लेबलिंग अपन पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियोलस या अपन ने एनओआर की बात भी करी थी क्रोमेटिन से संबंधित, कि क्रोमेटिन का वह भाग जहां पर केंद्रिका जुड़ी होती है, उस भाग को क्या कहा जाता है, एनओआर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, अपन ने बात कर ली थी। ये गुणसूत्र का ऐसा डायग्राम अपन ने बना रखा है, जहां पर टीलोमियर है। गुणसूत्र की देखो एक बार ध्यान से देखना कि ये अगर मैं यहाँ पे लंबवत अगर लाइन मानूं, तो इधर वाला भाग एक क्रोमेटिड, उधर वाला भाग दूसरा क्रोमेटिड। हर क्रोमेटिड की एक भुजा दूसरी भुजा, एक भुजा दूसरी भुजा, तो एक क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड से बना होता है, और प्रत्येक क्रोमेटिड की दो भुजाएं होती हैं। क्लियर है बात। यानी कि यहां पर कितनी क्रोमेटिड है, तो हर एक की दो भुजा, तो टोटल कितनी भुजा हो गई, यहां पर 4 हो गई। क्लियर है बात। ये लेबलिंग हुई है, क्रोमोसोम की भुजाएं लिखा है, क्रोमोसोम आर्म्स, टीलोमियर, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सारी बात अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो ये डायग्राम अपन ने अपने हिसाब से बना लिया था उस टाइम। और आपको जैसे यहाँ पर कुछ और चीजें, जैसे कि गुणसूत्र में छोटी भुजा को अक्सर पी आर्म कहते हैं, पी भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं, पी भुजा, अपन लिख लेंगे कहीं। और बड़ी वाली को क्या बोलते हैं, क्यू। ठीक है। तो ये आपका बीच में सेंट्रोमियर होगा। आप देखो ये दो क्रोमेटिड से बना है, एक क्रोमेटिड को अपन ने इधर लाके देखा, तो उसमें ये सेंट्रोमियर दिखाई दी। छोटी वाली भुजा पी भुजा, बड़ी वाली क्यू है। और यहां पर फिर लिखा है सेंट्रोमियर, टीलोमियर भी वही पढ़ रखा अपन ने। टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, एक ही गुणसूत्र की दो क्रोमेटिड को क्या कहेंगे, सिस्टर। आपको आगे मैं बताऊंगा क्रॉसिंग ओवर में, तो वहां पर और क्लियर करेंगे इसको। ठीक है। उसके अलावा आपको काइनेटोकोर के बारे में मैंने बताया था, और जिसपे बोला था अच्छा सा क्वेश्चन आता है। कई बार हम सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर को एक ही बात समझ लेते हैं। तो काइनेटोकोर क्या है, तो अपन ने कहा था कि सेंट्रोमियर पर उपस्थित डिस्क आकार की प्रोटीन संरचना जो है उसे काइनेटोकोर कहते हैं, जहां पर कोशिका विभाजन के दौरान तर्कुतंतु स्पिंडल फाइबर आके जुड़ते हैं। देखो ये आके जुड़ रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स, ये ब्लू कलर के दिख रहे हैं ना, तो ये यहीं पे जब अपन विभाजन देखेंगे तो वहां और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बात, पढ़ रखा अपन ने सब। एक चीज अपन ने को भुजा वाली लिखवानी, अभी मैं लिखा दूंगा, और देखते हैं आगे। अपन ने ये उनके मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक पढ़ रखा है अपन ने। ठीक है। आपको ये डायग्राम से और दिखा देता हूं। वैसे अपन ने डायग्राम बनाया था, बट वो अपने आकार VJLI वाला भी आकार हमने वहीं पे पढ़ लिया था। फिर भी यहां पर देख सकते हैं कि देखो जो बिल्कुल दोनों का बीच का, वैसे बीच में क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमें पहले से पता है कि एक भुजा छोटी होती है और एक बड़ी होती है, इसलिए एग्जैक्ट बीच में अभी भी नहीं दिख रहा है। तो ये इसे मेटासेंट्रिक कह दिया गया। उससे थोड़ा सा और किसी सिरे की तरफ चला गया तो सब मेटासेंट्रिक, बिल्कुल अंतिम छोर से थोड़ा पहले तो एक्रोसेंट्रिक, और बिल्कुल अंतिम छोर पे अगर सेंट्रोमियर चला गया तो टीलोसेंट्रिक, जो अपन ने अपना वाला डायग्राम और ज्यादा अच्छा है याद रखने के लिए बजाय इसके, लेकिन ये भी उसी बात को बता रहा है आपकी। ठीक है। ये अपन आगे बात कर लेंगे इनकी। अब अपन एक पॉइंट आप कॉपी की छत पे कहीं भी लिख लो, मैं बता, वो छोटा सा जो अभी बात चल रही थी, कॉपी की छत पे अपने लाल लाइन खींची हुई है उसके ऊपर,
हाँ वो छठी है आपका। प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड से बना होता है। एक लाइन लिखो, प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड से बना होता है। प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड से बना होता है तथा प्रत्येक क्रोमेटिड में 2 भुजाएं होती हैं। तथा प्रत्येक क्रोमेटिड में 2 भुजाएं होती हैं। बड़ी भुजा Q, प्रत्येक क्रोमेटिड में 2 भुजाएं होती हैं। बड़ी भुजा P और छोटी भुजा Q कहलाती हैं। बड़ी भुजा P तथा छोटी भुजा Q कहलाती हैं। सॉरी, अपन उल्टा लिखने मार रहे हैं ना, कोई बात नहीं। बड़ी भुजा Q और छोटी भुजा P कहलाती हैं। बड़ी भुजा Q तथा छोटी भुजा P कहलाती हैं। हाँ, प्रत्येक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड होती हैं या पाई जाती हैं, उपस्थित होती हैं तथा प्रत्येक क्रोमेटिड में 2 भुजाएं होती हैं। बड़ी भुजा Q तथा छोटी भुजा P कहलाती हैं। क्लियर है बात? बढ़े आगे, चलो सिस्टर क्रोमेटिड वाली बात आगे क्रॉसिंग ओवर में बताता हूं। सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब तो क्या हुआ कि ये जैसे 2 लोग अपन यहाँ पे खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, मेरे साथ एक कोई खड़ा, ये दोनों हाथ मेरे हैं, पास में जो खड़ा वो दोनों हाथ उसके हैं, तो ये दोनों मेरे हाथ आपस में सिस्टर हो गए क्योंकि ये मेरे ही हैं। वो दोनों हाथ उसके हैं, मतलब वो सिस्टर। एक हाथ मेरा और एक हाथ उसका क्या हो गए? नॉन सिस्टर। उसी तरीके से अपन क्रॉसिंग ओवर में आपको बताएंगे, ठीक है? तो अपनी लास्ट बात हुई थी कोशिका चक्र पे, ठीक है? और कोशिका चक्र के लिए अपन ने डायग्राम बनाया था और डायग्राम में अपन ने बात करी थी कि कोशिका चक्र मुख्य रूप से 2 अवस्थाओं से बना होता है, इंटरफेज और दूसरा कहेंगे एम फेज, अंतरावस्था और विभाजन अवस्था, ठीक है? अंतरावस्था जो है वो वापस 3 अवस्थाओं में विभाजित हो रखी है और वो 3 अवस्थाएं क्या है? G1S G2, G1S G2 कहलाती हैं। तो अब अपन उसी चीज को लिखना अपना बाकी था, उसी पर पहले ध्यान इधर देंगे फिर नोट करेंगे। तो कोशिका चक्र, कोशिका चक्र का वास्तव में मतलब ये है कि एक कोशिका, किसी नई कोशिका का निर्माण हुआ और वो वापस विभाजन करके और नई कोशिका बना पा रही है, तो वो कहलाएगा कोशिका चक्र। यानी कि जैसे अपन ने क्या करा कि कोई गुलाब का पौधा है, उससे अपन ने कटिंग निकाली और उससे पौधा तैयार करके फिर वो इतना बड़ा हो गया कि उससे भी कटिंग निकाल पा रहे हैं। तो ये हमारे पौधे का, गुलाब का एक चक्र एक तरीके से पूरा हो गया। वैसे ही हमारे जंतुओं में, पादपों में एक जीवन चक्र होता है कि भाई उसके बाद आपका अगली पीढ़ी शुरू होती है। उसी प्रकार से अपन यहाँ पर कोशिका चक्र की बात करें, वास्तव में कोशिका चक्र जो है ये अगर हम बात करें मानव में लगभग 24 घंटे में पूरा होता है। कितने में? 24 घंटे में, यानी कि कोशिका विभाजन पूरा होता है। और यीस्ट जो होता है, यीस्ट क्या होता है? कवक है, जीवाणु है, क्या है भाई? कवक है। तो 90 मिनट में इसका कोशिका चक्र पूरा हो जाता है, ठीक है? अब कोशिका चक्र के लिए अपन ने 2 टुकड़ों में इसको बात किया था। अंतरावस्था एक तरफ ले लेंगे जिसे हम इंटरफेज लिख चुके हैं, दूसरी तरफ अपन बात करेंगे विभाजन अवस्था, विभाजन अवस्था या जिसे हमने एम फेज कहा था, एम फेज, एम अवस्था भी कह सकते हैं। एम का मतलब माइटोटिक से निकलता है और माइटोटिक का मतलब विभाजन ही होता है यहां पर, ठीक है? अंतरावस्था की बात करें, एक तो पूछा जाए कि कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो मैं डायग्राम में अगर हमने जो बना रखा उसमें नजर डालेंगे तो कौन सी दिख रही है? कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था अंतरावस्था ही है, ठीक है? दूसरी बात, यहां पर इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 कोशिका विभाजन के मध्य का अंतराल। विभाजन अवस्था देखो आप डायग्राम में एम बना रखी है अपन ने, ठीक है? और उसके
विभाजन अवस्था के बाद वापस आ गया G1, फिर एस, फिर G2 के बीच में खाली है, तब विभाजन नहीं हो रहा है। फिर वापस प्रोफेज आएगी तब विभाजन चालू होगा। यानी कि दो कोशिका विभाजन के मध्य का अंतराल भी क्या कहलाता है? अंतरावस्था कहलाता है। इसीलिए नाम है अंतरावस्था, दो कोशिका विभाजन के मध्य का अंतराल। ध्यान रहेगा, ठीक है। उसके बाद अपनी बात आएगी कि अंतरावस्था को फिर हम तीन उप अवस्थाओं में बात करते हैं। पहली है जीवन, जीवन उप अवस्था। जीवन के अंदर मुख्य बात जो अपने को ध्यान रखनी है कि इसमें मेन काम होता है आरएनए एवं प्रोटीन का संश्लेषण, आरएनए एवं प्रोटीन का संश्लेषण। दूसरा जो यहां पर अवस्था है उसको कहेंगे एस उप अवस्था, एस उप अवस्था। सब ये केवल एस अवस्था भी आपको एग्जाम में लिखा मिल सकता है, ठीक है, जिसमें मेन काम होता है डीएनए का या कहो गुणसूत्र का। सबका मतलब एक ही, डीएनए मतलब डीएनए, गुणसूत्र किससे बना है? डीएनए से। तो डीएनए का द्विगुणन, गुणसूत्र का द्विगुणन, इस तरीके से बोला जाए तो वो काम कहां होता है? यानी कि एस उपावस्था में। यानी कि जो हमने रेप्लिकेशन बात करते हैं, डीएनए से डीएनए का निर्माण, वो जिस अवस्था में होता है उसको हम एस उप अवस्था कहते हैं, या एस अवस्था भी बोल दिया जाता है, ठीक है। बिल्कुल आगे की भी बात आ रही है। तीसरी है जिसे कह रहे हैं G2 उप अवस्था। G2 का जो काम है वो सेम जीवन की तरह ही है कि आरएनए और प्रोटीन की का निर्माण यहां पर करना, आरएनए एवं प्रोटीन संश्लेषण। कोशिका विभाजन के लिए मैंने कहा था जिस तरीके से घर में शादी है तो शादी की तैयारी लंबा टाइम लेती है, बजाय शादी के, शादी 2 दिन में पूरी हो जाएगी, है ना, लेकिन तैयारी महीने 2 महीने से चल रही होती है। उसी प्रकार से अंतरावस्था, ये जो तैयारी है ये इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, इसलिए लंबी अवस्था कहा गया है, लेकिन विभाजन बजाय इससे छोटी आपकी कहेंगे अपन। दूसरी बात, यहां पर जो मुख्य सारी चीजें एक कोशिका से दो कोशिका बनाने की हम बात कर रहे हैं, तो आरएनए की आवश्यकता बनेगी क्योंकि प्रोटीन बनाने हैं, प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि कोशिकांग बनाने हैं, तो इसलिए ये G1 और G2 में तैयार, और डीएनए बनाने हैं तो वो एस अवस्था में बनता रहेगा। उसके अलावा आपको मैंने यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन का पहले लिखा दिया। यूक्रोमेटिन आपकी अर्ली एस फेज में बनता है ना, और लेट में, बाद वाली में हेटेरोक्रोमेटिन बनता है, जो अपन लिख चुके हैं, ठीक है। तो वो अपने को क्वेश्चन आता है तो वो पहले अपन ने लिख लिया था। एक बात आती है कि किसी ने बोला सर और अपन लिखने ही वाले हैं, G0 अवस्था भी होती है, G0 या जिसे क्विसेंट अवस्था कहते हैं, जब कोई कोशिका को विभाजन नहीं करना है, ठीक है। आप बहुत सारी कोशिकाएं जो विभाजन नहीं करती हैं, जैसे परमानेंट टिश्यूज वगैरह में आप पढ़ते हो, तो जिन कोशिकाओं को विभाजन नहीं करना है वो कोशिकाएं क्या करेगी, इस जीवन से ही बाहर निकल लेगी। अगर इससे बाहर नहीं निकलेगी तो विभाजन के काम में लगा दिया जाएगा इसको। तो इस जीवन से बाहर निकल जाएगी और एक निष्क्रिय अवस्था में प्रवेश कर लेती हैं, और उस निष्क्रिय अवस्था को क्या कहेंगे? G0 अवस्था कहा जाता है। तो वो भी अपन यहां पर लिख लेते हैं। तो एक बार आप इतना नोट करें, फिर उधर का अपन अलग से नोट करते हैं। यहां पर नोट लगा के G0 के बारे में भी बात कर लेते हैं। G0 अथवा क्विसेंट अवस्था भी कहते हैं, इंग्लिश में क्विसेंट ही शब्द उपयोग होता है। जब
ये टाइम आपको नहीं रटना है, नहीं भी याद रख, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आज भी कुछ लोग नए हैं क्या जो पहली बार है अपनी क्लास में? कितने लोग? 1 2 3 4, ओके, 5। कर लिया नोट सबने? G0 या क्विसेंट बोलते हैं, QUISCENT। कहीं ऐसा नाम भी हो तो ध्यान रहे, इसी का नाम है क्विसेंट अवस्था। क्विसेंट का मतलब निष्क्रिय ही होता है, जो अभी बताता हूं, एक उदाहरण से बताते हैं इसको। इन तीनों में से बड़ी G1 और G2 लगभग बराबर होती है, लेकिन आंसर फिर G1 का चला जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, वैसे 6-6 घंटे की दोनों मानते हैं, लेकिन G1 को अभी लिखवा दूंगा वो भी। और सबसे छोटी इसमें फिर हो गई S, ठीक है ना। अब इसको क्या अपने पास थोड़ा सा लिखने के लिए जगह सेट करते हैं, एक बार आप इसको नोट कर लो। आपको पूछ ले कि अंतरावस्था की सबसे लंबी अवस्था, अंतरावस्था की सबसे लंबी अवस्था उपावस्था कौन सी है, तो G1। और सबसे छोटी पूछे तो S। डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या पूछा है। कोशिका चक्र की पूछे तो अलग आंसर, अंतरावस्था की पूछे तो आंसर अलग होगा। कर लिया नोट? कहां पर? नॉट G0 लिखा है और उसको ऑब्लिक लगा के लिखा क्विसेंट, QUISCENT। हाँ, निष्क्रिय, निष्क्रिय अवस्था। जब कोशिका विभाजित नहीं होती है तब वह जीवन अवस्था से बाहर निकलकर निष्क्रिय अवस्था में प्रवेश करती है, जिसे ही G0 अवस्था कहा जाता है। क्या है समझते हैं। किसका? अब जिस तरीके से आपको पढ़ना है, तो आप लगातार हर क्लास में बैठते हैं, पढ़ते हैं, रोज आप क्लास में आते हैं, जिस तरह आपकी भी एक दिनचर्या का रूटीन चल रहा है,
वही मैंने कहा, सुबह उठे, शाम को सोए, दिन भर क्लासे ली, पढ़े, ठीक है। अब कभी कभी हो सकता है कि आप क्या करेंगे, छुट्टी मार लेते, है ना। कभी कभी आप क्या करोगे, छुट्टी मार लोगे। तो हमारी कोशिका भी विभाजन से छुट्टी मार लेती है, तो वो आराम करने चली जाती है, निष्क्रिय, कोई सक्रियता नहीं, कोई पढ़ाई नहीं करनी, आराम से छुट्टी मार रही। तो विभाजन करती है तब तो लगातार वही रूटीन, G1 है, G2, फिर उसके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर G1 है, G2, इस तरीके से चलता रहता है। लेकिन वो जिस दिन इसको विभाजन से बाहर एक कोशिका विभाजन नहीं कर रही है, तो वो एक जीवन में तो रहेगी नहीं, यानी कि वो तो क्लास में तो आएगा नहीं, रूम पे पड़ा रहेगा, तो ये भी एक निष्क्रिय अवस्था में रहेगी और उसे कहेंगे G0 अवस्था। क्लियर है बात। चलो उसके बाद यानी कि अंतरावस्था की, यहां पर अपने को कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं लिखनी थी, इसलिए मैंने चार्ट में ही बता दिया, ठीक है। बाकी पहले अपन बहुत लंबी चीजें पढ़ते थे, लेकिन क्वेश्चन वाली चीजें ही लिख रहे हैं सीधा, कि आपको बोला जाए कि कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था, आंसर अंतरावस्था। मैंने टिक लगाया, क्वेश्चन बन सकता है। दो कोशिका विभाजन के मध्य का अंतराल क्या कहलाता है, अंतरावस्था कहलाता है। तीसरा बात कहें G1, जहां पर G1 और G2 में लगभग सेम काम होता है, आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है। एस अवस्था पर ही क्वेश्चन ज्यादा आता है, एस उप अवस्था भी लिखा हो सकता है, एस अवस्था भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसको एस का मतलब संश्लेषण अवस्था, सिंथेसिस फेज इंग्लिश में कहते हैं। और मुख्य काम यहां पर जो होता है डीएनए का गुणसूत्र का निर्माण यहां पर होता है। चाहे यूक्रोमेटिन का कहो, हेट्रोक्रोमेटिन का, वो यही होगा। यूक्रोमेटिन एस फेज के शुरुआत में बन जाएगा, हेट्रोक्रोमेटिन एस फेज के अंत में बनेगा, जो अपन लिख रखे हैं, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं यहां पर कि G0 की बात कर ही ली है कि जब कोशिका विभाजन नहीं करती है तो वो जीवन में अगर रही तो फिर एस में भी जाना पड़ेगा, तो वो जीवन से ही बाहर निकल जाएगी और वो G0 में चली जाती है, जो कि एक निष्क्रिय अवस्था है जिसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्लियर है बात। अब कोशिका चक्र की जो एक अवस्था अपन ने बात कर ली जिसे कहा अंतरावस्था, दूसरी अवस्था जो है जिसे कहते हैं विभाजन अवस्था। और विभाजन जो होता है ये, इसे अगर अपन कहें पहली बात, तो यहां पर ध्यान रखना है कि विभाजन अवस्था, एम अवस्था जो होती है, ये कोशिका चक्र की सबसे छोटी अवस्था कही जाएगी। सबसे लंबी अंतरावस्था, तो छोटी कौन सी है, एम अवस्था, सबसे छोटी अवस्था, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात अपन कहें, इसको कोशिका चक्र की नाटकीय अवस्था या ड्रामेटिक फेज भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो समझने वाले डायग्राम से चीजें, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, वो सब यहीं पर हैं। तो कोशिका चक्र की नाटकीय अवस्था कहा जाए या ड्रामेटिक फेज कहा जाए तो आंसर क्या दोगे, एम फेज को कहेंगे, ठीक है। अब ये वापस हमें ध्यान रखना है कि कोशिका का विभाजन, ये तो तैयारी थी, विभाजन वहां पर हो रहा है, और विभाजन जब भी होता है तो पहले किसका विभाजन होता है, केंद्रक का। हमेशा पहले केंद्रक विभाजन होगा, फिर यानी कि कैरियोकाइनेसिस होगा, बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, यानी कि बाद में साइटोकाइनेसिस होता है। यानी कि इस एम अवस्था को, ये दोनों पॉइंट नोट करो, अपन इसको अलग से लिखते हैं क्योंकि यहीं पर जगह अपने ज्यादा हो जाएगी, तो उसको आगे अपन निकल लेंगे, दोनों पॉइंट लिख लें। हाँ, कोशिका चक्र की सबसे छोटी अवस्था बोला अपन ने पूरा, हाँ, पर तुमने सुना भी पूरा, है ना, पर लिखा पूरा नहीं अपन ने, कोई बात। कुछ कुछ रहते हैं इरशाद, इरशाद बीच बीच में थोड़ा सा, है ना, नहीं तो वो एक सत्संग चलती तो हरे नमा, वो हमारे रहते हैं कोई कोई। दोनों पॉइंट नोट कर लिए। चलो आगे बात करें, अपन इस विभाजन अवस्था की बात कर रहे हैं, तो इसमें यहां पर एम अवस्था या विभाजन अवस्था को अपन लिखते हुए चलते हैं, ध्यान से इधर देखना। एम अवस्था या इसे अपन कहते हैं विभाजन अवस्था, इसको दो भागों में विभाजित अपन समझेंगे। एक जिसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस,
कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होगा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी कि क्या कहलाता है? केंद्रक का विभाजन, कैरियोकाइनेसिस। और अपन ने ध्यान रख रखा है कि जहां जहां भी कैरियो आएगा उसका मतलब क्या होता है, यानी कि मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं केंद्रक का विभाजन, या केंद्रक विभाजन ही शॉर्ट में लिख दें, ठीक है। और उधर बात करेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन, काइनेसिस। अभी डायग्राम से आपको बता देंगे ये। तो यहां पर अपन बात करेंगे कोशिका द्रव्य विभाजन। अब ध्यान इधर देना सब, ये जो केंद्रक का विभाजन है ये आपके 4 उपावस्थाओं से पूरा होगा, जिसमें पहली होगी प्रोफेज, ठीक है। यहां पर इंग्लिश में ही लिख देता हूं क्योंकि हिंदी वाला नाम अलग से लिख रहे हैं अपन, प्रोफेज। तो हिंदी में लिखूं? पूर्वावस्था भी इसको हिंदी में कहते हैं ना, दोनों लिख रहा हूं इसलिए। हाँ नहीं, मेरा काम है दोनों लिखना, आपकी मर्जी हो प्रोफेज ही पढ़ना, ठीक है। दूसरा है मेटाफेज, मेटाफेज जिसे कहते हैं मध्यावस्था, मध्यावस्था। इसमें भी अपन एक कुछ क्वेश्चन ध्यान रखेंगे जो आते हैं। तीसरा है एनाफेज जिसे कहते हैं पश्चावस्था, और चौथी है टीलोफेज जिसे कहेंगे अंत्यावस्था। इंग्लिश वाले नाम ज्यादा पॉपुलर हैं, ठीक है। फिर भी अपन दोनों लिख दिए, किसी को मन शंका नहीं रहे सर मैंने तो पढ़ा था आपने नहीं बताया, पहले का पढ़ा हुआ जुड़ जाता है अपना, इसलिए अपन दोनों शब्द ध्यान रखें। अब यहां पर ध्यान रखना है कि कैरियोकाइनेसिस केंद्रक का विभाजन जो होता है वो सबसे पहले प्रोफेज होगी, फिर मेटाफेज होगी, फिर एनाफेज होगी, फिर टीलोफेज होगी। और टीलोफेज के साथ साथ ही कोशिका द्रव्य का विभाजन भी शुरू हो जाता है और 1 से 2 कोशिकाएं माइटोसिस से बन जाती है, जो भी अपन कैसे किसमें कितनी बनेगी वो बताएंगे। अब यहां से क्वेश्चन वाली बात जो भी बात करी थी कि लंबी छोटी वाली अवस्थाओं में, तो कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक विभाजन की, या ऐसा भी बोल दे कि एम अवस्था की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? प्रोफेज। सबसे लंबी अवस्था अगर बोला जाए, इसको एम अवस्था की भी बोल सकते हैं, इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कैरियोकाइनेसिस की या केंद्रक विभाजन की, तो सबसे लंबी अवस्था प्रोफेज, सबसे छोटी अवस्था एनाफेज। कौन सी है? एनाफेज। एक बार ये नोट करो, फिर अपन आते हैं डायग्राम पे। काइनेसिस मतलब विभाजन, कैरियो मतलब केंद्रक, साइटो मतलब आप बोलते हो ना साइटोजीन, कोशिका द्रव्य जीनों को बोला जाता है ना। कहां कौन से 2 कोशिकांग में पाए जाते हैं साइटोजीन? बताओ भाई, कौन कोशिका द्रव्य के कौन से 2 कोशिकांग जिनमें खुद का डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, और तो उनके अंदर डीएनए है तो फिर जीन भी तो होंगे, और उन जीन को अपन क्या कहते हैं? साइटोजीन, प्लाज्मा जीन कहते हैं, क्योंकि वो दोनों कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं।
तो वो साइटो कोशिका द्रव्य को भी बताता है, इसलिए यहां भी शब्द साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब कोशिका द्रव्य विभाजन। सबने कर लिया नोट? थोड़ा सा बीच में अननेसेसरी जो ये कमेंट्स ये आ रहे हैं, अच्छी बात नहीं है भाई, कहीं ना कहीं मेरी नजर जाएगी तो वो ही जाएगा जो बोल रहा है कि बाहर निकल जा, वो ही जाएगा फिर। ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं, अपन ठीक है मजाक मस्ती में पढ़ लेते हैं, सब चीजें हैं, तो कम से कम ऐसी चीजें ना हो कि अपनी क्लास डिस्टर्ब हो। आप अकेले इस क्लास में नहीं पढ़ रहे हो, आपके इतने साथी पढ़ रहे हैं, कितने सारे लोग पढ़ रहे हैं, सब उसकी तैयारी में आपके लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं आप कोई भी ऐसी हरकत अपने को अपने उस आगे बढ़ने से पीछे ले जाएगी। तो थोड़ा सा अपन इस टाइम पे सीरियस रहे। बाहर आपकी जब मर्जी पड़े मजाक मस्ती करते हो आप, कोई बात नहीं हो, जब मजाक के बात होती तब अपन करेंगे भी, लेकिन जब अपन सीरियसली बात कर रहे हो तो बीच बीच में प्लीज, कोई भी हो, सारे लोगों को ही बोल रहा हूं, मैंने किसी को नहीं देखा, सब मेरे लिए बराबर हो, कोई मेरे लिए ऐसा नहीं। कर लिया नोट सबने? चलो, अब आगे क्या होता है कि कोशिका विभाजन जो है ये 3 प्रकार का होता है, तो उसको भी अपन एक चार्ट फॉर्म में, इनको सब पैराग्राफ फॉर्म में आपने पढ़ा है कॉपी में, एक नोट्स में, जहां भी अपन इसको ले रहे हैं सारा चार्ट फॉर्म में, ताकि शॉर्टेस्ट मैटर अपन ले रहे हैं, ताकि आपको ज्यादा लंबी चौड़ी रामायण लिखनी नहीं पड़े। ठीक है, अब अपन जो बात करते हैं कोशिका विभाजन, क्योंकि कोशिका चक्र जो है वो इसीलिए हो रहा है कि कोशिका का विभाजन हो, और कोशिका विभाजन वैसे कुल 3 प्रकार से आपको देखने को मिलता है, उसी पर अपन आते हैं, सबका ध्यान इधर रहेगा। सबसे पहला जिसे अपन कहते हैं माइटोसिस भी कहते हैं, माइटोसिस, या इसे हम समसूत्री विभाजन के नाम से भी जानते हैं, समसूत्री विभाजन। ठीक है, अभी इनमें 3-4 पॉइंट जो है, उसके बाद उन्हीं चीजों को अपन यहां ले रहे हैं, फिर प्रोफेज मेटाफेज को अलग से बात करेंगे। दूसरा है जिसे अपन कहेंगे मियोसिस। ठीक है, मियोसिस को हम अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। और ये मियोसिस जो है, यहां पर केंद्रक का 2 बार विभाजन होने की वजह से इसे मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड 2 चीजें बोली जाती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड की हम बात करेंगे। कैसे अभी बताएंगे आपको, मियोसिस सेकेंड। तीसरा होता है जिसे कहते हैं एमाइटोसिस या असूत्री विभाजन। बिल्कुल, प्रोकैरियोट में जो होता है असूत्री विभाजन। तो पहले इसके 2 पॉइंट है, इसको खत्म कर देते हैं अपन, तीसरे वाले की जो बात कर रहे हैं। वास्तविकता में जो हमें कोशिका विभाजन की बात करनी है वो शुरू के 2 ही पढ़ने हैं। तीसरा है वो ये है कि नाम में ही है असूत्री, यानी कि जहां पर भी गुणसूत्र की बात नहीं होती है और विभाजन हो रहा है वो एमाइटोसिस ही होता है। चाहे हाइड्रा में बडिंग की बात करो, चाहे प्लेनेरिया में फ्रेगमेंटेशन की बात करें अपन, विखंडन की, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया या प्रोकैरियोट के अंदर, जीवाणुओं के अंदर हम बाइनरी फिजन द्विखंडन की बात करें, तो वो सारे क्या है, एमाइटोसिस, जहां पर कोई अंतरावस्था नहीं होगी, कोई विभाजन अवस्था नहीं होगी, सीधा सा एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाएगी, 1 से 2 अपने आप बनती रहती। क्लियर है बात? तो यहां पर अपन सीधा से क्या कहेंगे इसके कि कुल मिला के कहें, उदाहरण भी बात करते हैं। सबसे इंपोर्टेंट प्रोकैरियोट जितने भी हैं जहां पर वास्तविक गुणसूत्र होते ही नहीं है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं इसको पूरा अपन, जिसमें मुख्य रूप से जीवाणु की बात करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें जिसमें आपके असूत्री विभाजन होता है। दूसरा आपको ध्यान हो तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक का जो विभाजन है वो पूरा जीवाणुओं से मिलता जुलता है, क्योंकि वहां पर भी अंदर डीएनए है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो कोई गुणसूत्र तो बनेंगे नहीं। तो यानी कि उदाहरण जहां पर असूत्री विभाजन मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया का जो विभाजन होता है वो भी इसी प्रकार से होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, या कई बार प्लास्टिड भी आपको लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें अपन कोई डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नाम में ही है असूत्री विभाजन, जहां पर कोई भी इस प्रकार का जो कोशिका चक्र में हमने पढ़ा वैसी विभाजन वाली बात नहीं होगी। सीधा सा आपको पूछा जाएगा कि जीवाणु में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। वैसे तो बाइनरी फिजन ज्यादा प्रचलित है, जो आपको माइक्रोबायोलॉजी में बताएंगे, लिखवाएंगे, लेकिन ऐसा आ जाएगा माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस, तो आंसर क्या दोगे, एमाइटोसिस। ठीक है, अब बात आती इन दोनों की इंपॉर्टेंट, उसी चीज पर आते हैं। साइटोकाइनेसिस
जो है वो अपन आगे अलग से बात करेंगे। ये अपन कोशिका विभाजन जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से है, उसी पर अपन आ रहे हैं। अभी हमने कोशिका चक्र पढ़ा, वो अपन उसको जो है डायग्राम से अगली क्लास में आगे लेंगे। प्रोफेज क्या है, मेटाफेज क्या है, एनाफेज क्या है, टीलोफेज क्या है, फिर साइटोकाइनेसिस क्या है, वो अगली क्लास में लेंगे। ठीक है, अभी पहले अपन ये समझेंगे कि कोशिका विभाजन, क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट भी आएगी, प्रोफेज सेकंड भी आएगी, मेटाफेज फर्स्ट भी आएगी, मेटाफेज सेकंड भी आएगी। तो पहले हमें ये समझना जरूरी है कि माइटोसिस कौन सा है, मियोसिस कौन सा है, किसमें क्या होता है। 4 पॉइंट में बात करें। सबसे पहली बात कि माइटोसिस जो होता है ये आपके कायिक कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है? कायिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला कोशिका विभाजन, कायिक कोशिकाओं में उपस्थित। ठीक है, अब यहां पर जो होता है इसका नाम है समसूत्री विभाजन, यानी कि यहां पर गुणसूत्र की संख्या आदि नहीं होती है, समान रहती है। जबकि इसके नाम में ये अर्धसूत्री, जहां पर गुणसूत्रों की संख्या आदि हो जाएगी। तो ये आपके जो कुल मिला के कहें तो द्विगुणित कोशिका, अधिकांश तो द्विगुणित कोशिका में होता है, लेकिन अगुणित कोशिका में भी हो सकता है। ठीक है, ये जिन्होंने प्लांट ब्रीडिंग पढ़ ली है ना, उन्होंने पढ़ा है कि भाई नर युग्मक मादा युग्मक का निर्माण पढ़ा है अपन ने। अरे पढ़ा नहीं पढ़ा? स्पोरोजेनेसिस, बीजाणु जनन पढ़ा, तब आपके मियोसिस हुआ, उसके बाद जब तक युग्मक नहीं बने तब तक क्या चला? माइटोसिस चला। तो माइटोसिस जो होता है वो कभी भी गुणसूत्रों की संख्या आधा नहीं करता है। अगर इसको अगुणित कोशिका दोगे, हैप्लॉइड दोगे, तो नई कोशिका भी कैसे बनाएगा? हैप्लॉइड। यानी कि ये क्या करेगा, सीधा सा अपन ऐसा लिख सकते हैं, द्विगुणित या अगुणित। द्विगुण ये समझते हो, डिप्लॉइड हैप्लॉइड 2n तो सब समझते हो। ठीक है, द्विगुणित या अगुणित जनक कोशिका के विभाजन से, जनक कोशिका के विभाजन से द्विगुणित या अगुणित पुत्री कोशिकाओं का निर्माण। इस चीज को सेंटेंस फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि फिर आप कहोगे सर बाद में ध्यान नहीं रहे, बाकी इसको शॉर्ट में लिख सकते थे। कैसे? मतलब इसका मतलब ये निकला कि अगर जनक कोशिका द्विगुणित है तो पुत्री कोशिका कैसी बनेगी? द्विगुणित। और जनक कोशिका अगर अगुणित है तो पुत्री कोशिका कैसी होगी? ये ध्यान रखना है। माइटोसिस में नाम में ये समसूत्री, जो गुणसूत्रों की संख्या को समान बनाए रखता है। ठीक है, दूसरी बात जो अपन यहां पर ध्यान रखेंगे कि इसके एक विभाजन से एक जनक कोशिका कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है? एक जनक कोशिका के विभाजन से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक जनक कोशिका के विभाजन से कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं? 2 के विभाजन से 2 पुत्री कोशिकाओं का, 2 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। तो एक अपन ने ऊपर बात लिखी कि कायिक कोशिकाओं में पाई जाती हैं। कायिक कोशिकाएं क्या होती है पता आपको? जो युग्मक बनने से संबंधित नहीं है, वो सारी कोशिकाएं, पादप हो या जंतु, वो सब क्या कहलाती है? कायिक कोशिकाएं। हमारे आंखों की कोशिकाएं कायिक कोशिका, हाथ की कोशिकाएं कायिक कोशिका, पौधे का तना कायिक कोशिका, जड़ कायिक कोशिका। तो फिर जो आपके युग्मक से संबंधित हैं, कि जैसे उधर नर युग्मक, मादा युग्मक, परागकण से संबंधित बात, जो आपको जहां जहां पर एन की बात होती है वो जनक कोशिकाएं, और जिनमें 2n बोला जाता है वो कायिक कोशिकाओं को बोला जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से कायिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। 2n कोशिकाओं से 2n पुत्री कोशिका बनेगी, n से n बनेगी, यानी कि उनके गुणसूत्र की संख्या। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि अगर मक्का की द्विगुणित कोशिका जिसकी गुणसूत्र संख्या 20 है, तो उसके माइटोसिस से बनने वाली पुत्री कोशिकाओं की गुणसूत्र संख्या भी क्या होगी? 20। लेकिन यहां पर अगर 20 है तो पुत्री कोशिकाओं की गुणसूत्र की संख्या 10 रह जाएगी। नाम से पता चल रहा है, हिंदी में ये अपने को बड़ा हिंट मिल जाता है। दूसरी बात अपन यहां पर जो ध्यान रखेंगे कि इसे ये जो शब्द है माइटोसिस, इस शब्द को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है फ्लेमिंग। किसने दिया? फ्लेमिंग ने। ये भी हमारे क्वेश्चन में कई बार आता रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से अपन मियोसिस की बात लें तो मियोसिस में भी सबसे पहली बात तो ध्यान रखना है कि मियोसिस जो है वो जननिक कोशिकाओं में होता है। किसमें?
जननिक यानी कि जो आपके युग्मक बनाने से संबंधित है, जननिक कोशिकाओं में उपस्थित, जननिक कोशिकाओं के निर्माण में अपन ये कहेंगे, निर्माण में के लिए महत्वपूर्ण है ये, गेमेट्स बनाने के लिए। अब यहां पर क्या होगा, ये कभी भी अगुणित कोशिका में नहीं हो सकता, हैप्लॉइड कोशिका में कभी भी मियोसिस नहीं हो सकता, क्योंकि एन का आधा एन तो कुछ होता ही नहीं। यानी कि ये किन कोशिकाओं में होगा, 2n, यानी कि 2n जनक कोशिका, डिप्लॉइड कोशिका, डिप्लॉइड जनक कोशिका के विभाजन से कैसी कोशिका बनेगी, यहां पर हैप्लॉइड कोशिका का निर्माण होता है। और यहां पर एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनेगी, 4, ठीक है। यानी कि एक जनक कोशिका के विभाजन से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक जनक कोशिका के विभाजन से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण। और इसका जो शब्द दिया उनके वैज्ञानिक का नाम क्या है, फार्मर एंड मुरे। जिन पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो नोट कर लो आप ये सारी बात, शब्द फार्मर एंड मुरे ने दिया। एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनेगी तो मेज में 22n से 40 बनेगी ना, नहीं ऐसा कोई आप जो बोल रहे हो अधूरी बात आप कुछ बोल रहे हो। गुणसूत्र की संख्या अभी आगे डायग्राम में आपको दिखाएंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये आसान सी चीज है कि नाम ही कह रहा है समसूत्र विभाजन, जो गुणसूत्र की संख्या को विभाजन के बाद भी समान बनाए रखता है, और जो अर्धसूत्री वो आधा करेगा। कैसे करेगा आपको बताएंगे, एक बार ये नोट करें। किसका, प्याज की कोशिकाओं में, बिल्कुल। आपने अगर देखा हो तो या स्कूल के टाइम पे काम पढ़ा हो तो प्याज को उल्टा रखते थे बीकर में पानी में, और उसमें वो जो अपने नहीं होती कि जड़ जैसे उसके छोटे छोटे से रोम, वो फिर उसके बड़े पानी से फूल के बड़े हो जाते, फिर उन कोशिकाओं को अपन निकाल के अध्ययन करते थे, माइक्रोस्कोप में वही देखा जाता है। और मियोसिस देखने के लिए अपन कौन सी कोशिका उपयोग करेंगे, परागकण को अपन उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये लिखवा देंगे कहीं ना कहीं आपको, बिल्कुल। क्रोमेटिन नेट शब्द भी फ्लेमिंग ने दिया था। बिल्कुल, अभी आपको बताते हैं। मान लो आप 2 लोग हैं, एक ने इसको पीठ पे मारी जोर से, दम देके, ठीक है। अब वो उसके दुखेगा, लाल भी पड़ जाएगा, तो उसकी बहुत सारी कोशिकाएं मर गई। अगर बहुत जोर से मारो तब तो सारी कोशिकाएं उस इंसान की मर गई, तब तो पूरा ही पहुंच जाएगा। लेकिन कुछ ही मरी है, तो वो कोशिकाएं उसकी मरी है, तो फिर उनमें क्या होगा, कभी भी ये अभी आपको सब आगे लिखाने में आ जाएगा। तो घाव बढ़ने में, चोट लगने पर जो विभाजन होता है वो कौन सा होता है, माइटोसिस। इसका काम इतना सा है जो अपन ने यहां पर लिखे दिया, जननिक कोशिकाओं के निर्माण के लिए, या अपन ब्रैकेट में युग्मक निर्माण के लिए, अभी नीचे आगे अगली क्लास में अपन लिखेंगे अभी इसमें, तो यहां पर लिख देते हैं युग्मक निर्माण के लिए जो विभाजन होता है वो मियोसिस है। बाकी सारे अधिकांश काम जो हैं वो सब माइटोसिस से ही होते हैं। आप गए पौधे की डाली तोड़ के आ गए, अब उसके तो घाव लग गया, वो घाव भरेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो वो कौन सा विभाजन करेगा, माइटोसिस।
जब भी हैप्लॉइड कोशिका बनानी होगी, एन कोशिका बनानी होगी, तभी केवल मियोसिस की आवश्यकता पड़ेगी। और मियोसिस, जिन्होंने ब्रीडिंग में बात कर ली उन्हें पता है कि मियोसिस पादपों के जीवन चक्र में केवल एक बार होता है, जब भी उनको युग्मक बनाने होते हैं। उसके अलावा मियोसिस की आवश्यकता उनको कभी भी नहीं पड़ती है। तो सारे काम, जड़ बनाऊं, तना बनाऊं, पत्ती बनाऊं, सारे काम माइटोसिस से होंगे। फार्मर मूरे, फ्लैमिंग, इन दोनों पे भी क्वेश्चन आता है। आपको एक ही क्वेश्चन में सारे ऑप्शन बना के दे सकता है कि निम्न में लेकिन में से कौन सा कथन मियोसिस से संबंधित नहीं है या है, तो हमें फिर एक आध पॉइंट इसका हो सकता है मिक्स में, तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सामान्यतः तो माइटोसिस द्विगुणित कोशिकाओं में होता है, लेकिन अगुणित में एन कोशिकाओं में भी होता है। कहां होता है, जब आप ब्रीडिंग पढ़ोगे बाद वाले तो पता चल जाएगा। फार्मर एवं मुरे, ठीक है। तो आज अपन इतना ही ले रहे हैं, इससे आगे की बात अपन अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू।